खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम, सीधा सवाल की टीम पहुंच गई है नई दिल्ली। हाई प्रोफाइल सीट है। इस वक्त हम करोल बाग में मौजूद है, अंबेडकर नगर, और यहाँ दो खास मेहमान आपको पीछे मेरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से आलोक शर्मा और बीजेपी से जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आपको ये बता दें कि एक हाई प्रोफाइल सीट पर मीनाक्षी लेखी है बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है। लेकिन आज जो सीधा सवाल है वो इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर जो हमला किया, वो हमला क्यों किया? क्या चौकीदार चोर है का जवाब भ्रष्टाचारी नंबर 1 से देने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित छुपी हुई है? आज इसी पर होगी बहस। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। 5वें दौर का मतदान राजीव गांधी पर घमासान। यूपी में पीएम ने साधा राजीव गांधी पर निशाना। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था। लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। पिता पर पीएम के प्रहार का राहुल ने दिया जवाब। मोदी जी, लड़ाई खत्म हुई। आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने अंदर की धारणा को मेरे पिता पर थोपना आपको बचा नहीं पाएगा। आपको ढेर सारा प्यार, गले लगाता हूँ। प्रियंका गांधी ने पीएम के बयान को बताया सनक। शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया। जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। हाँ मोदी जी, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को दी मर्यादा की सीख। हो सकता है बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर ना हो या बहुत अच्छे मिनिस्टर ना हो, उसके बावजूद जब कोई नहीं रहता है तो उसकी प्रशंसा ही की जाती है। उसके जो वीक पॉइंट्स है उन पर बात नहीं की जाती है। जेटली ने इंदिरा का नाम लेकर मोदी को सही बताया। इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं। चौकीदार चोर का जवाब भ्रष्टाचारी नंबर 1। आपको ये बता दें कि सारे जो मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, सब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में आ गए हैं, मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पिता की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए? अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कह सकते हैं, तो भ्रष्टाचारी नंबर 1 क्यों नहीं कहा जा सकता है? प्रियंका गांधी का ट्वीट आपने देखा, सनक की बात की, वहां राहुल गांधी एक बार फिर से जप्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कितना जायज, कितना नाजायज है और इसके पीछे राजनीतिक गणित क्या है, इसी पर बहस करने के लिए दो खास मेहमान एक बार फिर से बता दूं हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक जी और जफर इस्लाम साहब। जफर इस्लाम साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे है। कोर्ट जब कह चुकी है कि कोई आरोप साबित नहीं होते हैं, तो आप लोग कौन होते हैं भारत रत्न राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1? आपके पास सबूत क्या है? मुझे सबूत गिनवा दीजिए। मैं तो पूछता हूँ कि ये बताइए क्या सबूत है जो बार बार वो चौकीदार चोर कह रहे हैं? इसके क्या सबूत है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ अपने वर्डिक्ट में बता दिया कि कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है। उसके बावजूद हर प्लेटफॉर्म पर वो सिर्फ कहते हैं चौकीदार चोर है। भ्रष्टाचारी नंबर 1 के सबूत आप दे दीजिए। 2G, 3G, CWG, कोलगेट, वहां जाइए मत ना। देखिए, मैं बोफोर्स को ही मुझे आप एग्जाम्पल दे दीजिए, सबूत दे दीजिए, मैं बहस यहाँ खत्म कर दूंगी। नहीं, देखिए, एक नहीं अनेक भ्रष्टाचारी नंबर 1 इसलिए कहा जा रहा है उनको। देखिए, उनकी मौत हुई है, उसको आप इससे मत मिलाइए। मौत से इनका कोई लेना देना है, लेकिन उनके जो कर्म थे उससे तो लेना देना है। अंतिम सांस भ्रष्टाचारी नंबर 1 के तहत जो बिल्कुल है, मैं बकौल प्रधानमंत्री ये बात बता रही हूँ, उनके कहने का ये था। देखिए, वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 ही नहीं,
बल्कि मॉब लिंचिंग नंबर 1 भी है। इसी दिल्ली के शहर में उन्होंने जिस तरह से मॉब लिंचिंग करवाई, बड़ा पेड़ गिरने से, तो राजीव गांधी बहाना, बिल्कुल वो एक नहीं अनेक देश के लोगों के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम तो नहीं। यही है ना, सिख कहाँ से आ गया बीच में? नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखिए राजीव गांधी सिखों के पास जाना चाह रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजें उनमें समझता हूँ कि जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है, किसी भी प्रवक्ता की हिम्मत नहीं है कि उसको वो डिफेंड कर सके। इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता कहीं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कभी लुधियाना कभी भटिंडा भाग रहे हैं, इनके पास कोई उत्तर नहीं। मोदी साहब ने जिस तरह से एक शहीद का अपमान किया है, मोदी साहब उनको किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन देश उनको शहीद नंबर 1 के नाम से जानता है। जिस व्यक्ति के शहादत में दे दिया क्या भाई, टुकड़े हो गए हों, जिनके शरीर को लिंचिंग नंबर 1 बीच में नहीं बोला था, आप बोल नहीं, बस ये आप बता दीजिए मॉब लिंचिंग नंबर 1 है कि नहीं, वो है कि नहीं? इसी दिल्ली में क्या हुआ, कितने लोगों की लिंचिंग की गई, किसके इशारे पे की गई थी? राजीव गांधी के इशारे पे की गई कि नहीं? देश भर में हुआ ऐसी लिंचिंग। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार के कहते पूरे इसको रिपीट करना चाहते हैं, आप केवल राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप उस समय पर हुआ क्या 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग 84 के दंगों में जेल में नहीं गए? 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग पूरी तरह से आरएसएस का जेल नहीं होते। आप ये बता दें, अगर वो जिंदा होते, जीवित होते, तो वो भी उनको भी जेल में ही जगह मिलती। अगर वो जीवित होते तो जेल के मोदी साहब, आपकी सरकार 5 साल हो गए, आप मिस्टर क्लीन की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो शहीद हुए वो अलग जगह है, लेकिन जो कर्मों का फल देश की जनता को झेलना पड़ा है। और आपके जो मंत्री हैं केतली साहब, इन केतली साहब ने भी लॉ मिनिस्टर रहते हुए उनको मिस्टर क्लीन कहा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जब कहा गया कि इसके खिलाफ आप अपील कर दीजिए, तो इन्हीं मिस्टर केतली साहब ने, जो आज बार बार जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने ही कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी की बात, इंदिरा गांधी के हत्यारों का वकील कौन था? कितने इंदिरा गांधी के हत्यारों का वकील कौन था? राम जेठमलानी को बाद में आपने इनाम देकर मंत्री बनाया था। पे कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि चौकीदार ही चोर है और चौकीदार ने 30,000 करोड़ की चोरी कराई है। उसका सबूत यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया। अपने बयान में सबूत यह है जांच से लगातार आलोक जी एक सेकंड, मोदी जी चौकीदार ही चोर है। आलोक जी एक सेकंड, वो यही तो कह रहे हैं, आप कहेंगे चौकीदार चोर है बिना प्रूफ के, तो वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहेंगे बिना किसी प्रूफ के। मैं उत्तर देता हूँ रूबिका, बगैर प्रूफ खेल रहे हैं ना आप लोग। ये झूठा एफिडेविट किसने दिया सुप्रीम कोर्ट में? हमने दिया या इन्होंने राफेल के ऊपर? झूठ बोल रहे हैं। इतवार के दिन एफिडेविट में ग्रामर गलत हो गई है, टेंस गलत हो गया, कौन गया? मांगने का हम नहीं गए। झूठ बोल रहे हैं। एन राम को जब एन राम ने सारे पत्ते खोल दिए हिंदू अखबार ने, मैं गलत क्या हुआ? काम ले रहा था सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। करके ना आप लोगों के दोनों के तथ्य सही है, तो आपको एक दूसरे के ऊपर जीतने की क्या जरूरत है? एक एक करके बोलिए ना। केवल ये बताइए, सीबीआई का प्रूव हो गया सर? प्रूव नहीं हुआ, प्रूव हो गया है, जांच क्यों नहीं? किस आधार पर आप चौकीदार चोर कह रहे हैं? 2G में आप लोगों ने हो गया है सर, ये बताइए ना मुझे। 2G में क्या कहा गया कि 12 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कितना प्रूव हुआ था? आप मुझे केवल बताइए ना, हम कह रहे हैं कि कितना प्रूव हो गया था? आपको रोको और किस आधार पर उनको रोको? शहीद का अपमान करना बीजेपी की आदत है, हमेशा से आदत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शहीदों की लंबी लिस्ट है, इनके यहाँ चूहिया का नाम नहीं है। देश में जिसकी शहादत हुई, देश के लिए जो कुर्बान हुए, तो उनको तो आप भूल गए। जितने महापुरुष देश के, उनको तो आप भूल गए। आप क्या बात कर गए शहादत की? बताइए ना, जिन्होंने शहादत शहीद का नाम बता के जाइए तो भारतीय गांधी जनता परिवार पार्टी के अलावा कोई दिखता है आपको? एक आरएसएस के आदमी का नाम बता के जाइए जो शहीद हुआ। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, 50 लोगों, राजीव गांधी और नेहरू के अलावा कोई आपको मुझे केवल ये बताइए महापुरुष रहते का नाम, हम महापुरुषों को इज्जत देने का काम हम दे रहे, हुआ उसका नाम मान सम्मान करने का हम काम कर रहे हैं। लोगों ने गिनाइए ना शहीद का नाम, गिनाइए ना शहीद का नाम। किसने रोका है आपको? गिनाइए शहीद का नाम। चुप हो जाएंगे वो, गिनाइए। अरे सुन लीजिए, एक व्यक्ति रहा, अरे देश में तो शहादत देखिए, आज तो जो अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले जितने सैनिक है, सब सैनिकों का बने भी अपमान करने वाले जब प्रूफ मांगते हैं, अपमान करते हैं, 40 वर्ष हो गए, हम मान सम्मान करते हैं और अपमान करते हैं। लेकिन आप लोग आइडियोलॉजिकली लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप दोनों मेरे देश के अलग अलग टाइम पर रहे
प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े करेंगे तो कौन जनता बर्दाश्त करेगी? जफर इस्लाम आपके लिए भी, आलोक जी आपके लिए भी। आप चौकीदार चोर है कहते हैं, वो राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहते हैं, और हमारे जैसे लोग जो कुर्सी की इज्जत करते हैं उनको ठेस पहुंचती है। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को मजाक बना के रख दिया है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, सुनिए रुबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी। सुन लीजिए रुबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने अरे सुन लीजिए, एक मिनट में आपको जवाब, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा है, हिम्मत तो जवाब दीजिए। मैं जनता के पास जा रहा हूँ, मैं जनता के बीच जा रही हूँ सर। क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए थी? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं करनी चाहिए। मैडम बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि देश के अंदर जो आज माहौल है, जो हाल माहौल आज युवाओं को रोजगार देने का है, वो देश के अंदर जाके तुम जाके टिप्पणी करो विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के प्रधानमंत्रियों पर, तो बिल्कुल शोभा देती है आज के प्रधानमंत्री को। मैम एक शेर कहूंगा कि जो लोग खानदानी होते हैं मिजाज उनके नरम होते हैं, राहुल गांधी जी हैं। और मोदी जी के लिए तुम्हारा पैसा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। आप पुराने राजीव जी के ऊपर टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं, आप मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। क्या मतलब खानदान? आम आदमी यहाँ पर खानदान से चल रहा है। प्रॉब्लम यही है ना, आप लोग खानदान के आगे क्यों घुटने टेक दे रहे? खानदान के आगे क्यों जवाब दे रहा हूँ? खानदान के आगे घुटने टेक रहे। भाषा की मर्यादा आप देखिए, एक प्रधान चौकीदार चोर है, भाषा की मर्यादा है। तो इसका भी एक हम पेन लेने जाते हैं अपने घर से, अगर एक लड़के को पेन लेने भेजते हैं, कहते हैं पेन ले आ, और अगर ये पेन 10 उसको 100 का नोट देकर भेजते हैं और वो कहते हैं 10 रुपए का है, तो हम कहते हैं भाई बाकी पैसे दे दे। अब मोदी जी इतना ही बता सकते हैं प्लेन का रेट कितना है, तो वो चौकीदार चोर हो गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोनों सेम कटघरे में खड़े हुए हैं, आप दोनों एक ही कटघरे में। आप अपने पीएम को गाली दे रहे हैं, वो दूसरे पीएम को गाली दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी। मैम ऐसा कौन सा समय नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोगों ने गाली नहीं दी? चाय वाला, नीच, खूनी, हत्यारा और उनकी जाति के ऊपर ऐसा कौन सा चुनाव नहीं है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे पिछला लोकसभा का चुनाव हो, हर बार उन्होंने उनकी जाति के ऊपर, उनकी अस्मिता के ऊपर सवाल उठाए हैं। क्या ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा? करेंगे पलटवार यानी अपने प्रधानमंत्री पलटवार करेंगे। आप इसे भाई साहब कह रहे हैं कि जाति पर बात करिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री देश के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ टफल ज्यादा हो रहा है। हाँ मैडम, हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, विकास आए, गरीब आदमियों की परेशानी खत्म हो। मोदी साहब आए जबकि कोई भी ऐसा विकास नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, मजदूर आदमी है, कोई काम नहीं चला, कुछ नहीं चला, बड़ी परेशानी पड़ रही है। हाँ जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। मजदूर आदमी काम वाम सब ठप पड़ गया। देखिए मैं उनका जवाब देता हूँ। राजीव गांधी याद आ रहे हैं। सर मैं आ रही हूँ। ये जो दो हैं और ये जो इनसे आप पूछे हैं, इनसे ये पूछा जाए, ये जो चांदनी चौक से जो खड़े हुए हैं, जो उनके बारे में पता है आपको? आपको पता नहीं इनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या करा है, किस आदमी ने क्या कर रहा है गरीबों के हक में है? आपको पता नहीं, आप बोले जा रहे हैं क्यों के मोदी के खरीदे हुए बंदे, ये सब चैनल मोदी के खरीदे हुए। अच्छा ये कह रहे हैं सारे चैनल मोदी के खरीदे हुए बंदे हैं। लेकिन एक सेकंड आप इतने बुजुर्ग हैं, सुनिए ना दादा मेरी बात सुनिए ना। 90 साल के हैं? अरे बाप रे गजब, 90 साल में इतनी ताकत है। तो आप मेरी बात सुनिए, ये बोलता हुआ मीडिया आपके सामने है। नाम मेरा रुबिका लियाकत है। कोई खरीदा हुआ बंदा नहीं है। अगर खरीदा हुआ बंदा होता तो मोदी की राजीव गांधी पर टिप्पणी पर यहाँ पर बहस कर रहे होते हम? बताइए। अच्छा चुप नहीं हो जाते? यहाँ पर बुलाते जफर इस्लाम साहब को और आलोक शर्मा जी को और ये सवाल पूछते कि जायज है कि नाजायज है। आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ ये बताइए कि ये जो है चैनल, ये जो बोलने वाले हैं, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलते मोदी 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 पर चुनाव? वो देखिए वापस मोदी मोदी होने भी लगा। बुजुर्ग का सवाल बढ़िया है। बुजुर्ग का सवाल बढ़िया है। चुनाव मोदी पर हो रहा है या आम आदमी पर हो रहा है? उम्मीदवार के तो पता ही नहीं। मैं जवाब देता हूँ। दो बात बाबा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए दो चीजें हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को, आपके चैनल के देखने वालों को,
कि राहुल गांधी जी ने खुद तस्लीम किया, इस बात को माना है। बताओ ना भाई, तुम राहुल गांधी पे फिर पहुंच गए, इतना डरते क्यों राहुल गांधी से भाई? मैं दोनों बात बता, बुजुर्ग ने सवाल मैं बता देता, अब सुन तो लीजिए। राहुल गांधी ने कहा 2014 तक हम जूझ रहे थे किस चीज से, करप्शन से। उन्होंने खुद कहा अपने इंटरव्यू में कहा, आज कोई करप्शन की बात करता है? नहीं करता है। प्रदेश की जनता, आप पूछ लीजिए देश की जनता से, कोई करप्शन की बात नहीं करता। मोदी इसलिए करते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का इलेक्टेड गवर्नमेंट में विश्वास बढ़ा है, इसलिए कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बाबा आप बताइए, गरीबों को पेंशन देने का काम किसने किया? बैठिए ना बाबा, बैठिए ना। हाँ मैं समझ गई बाबा, बैठिए ना, बहुत गुस्से में। लेकिन मेरी बात सुनिए ना जफर इस्लाम साहब, अगर मोदी से इतनी मोहब्बत है और आपको और आपकी पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना यकीन है, तो फिर राजीव गांधी क्यों याद आ जाते हैं? क्या वजह है? क्यों याद आ रहे हैं? नहीं, अगर आप भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कह दिया तो गलत हो गया। जो इससे कोई चोरी नहीं की उसको आप चोर कह रहे हैं। जो चोर है, 13 मिनट हो गए हैं, आप प्रूव तो नहीं कर पाए अभी तक। 13 मिनट हो गए हैं, राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, प्रूव तो नहीं कर पाए। घोटाले हैं देश में, हमारी सरकार नहीं थी, ये सारे घोटाले कब है? इनकी सरकार में 1948 सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, देख लीजिए जेटली ने हर साल एक घोटाला, हर साल एक घोटाला, हर साल एक घोटाला। बोफोर्स में हमने जेपीसी कराई। 1948 के क्यों दी थी ये बता सकते हैं आप? मुझे केवल ये बता दीजिए कि क्या जेपीसी हुई क्या नहीं? मुझे ये बताइए ना, क्लीन चिट क्यों दी थी सर? क्या वजह है? मैं समझता हूँ उसके ऊपर सवाल उठाए गए, सवाल उठाने के बाद जेपीसी बैठी, जांच हुई और क्लीन चिट मिली। और अगर क्लीन चिट नहीं मिली तो मोदी जी आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार 5 साल से आप पकौड़े चल रहे थे क्या? दे दी है। अगर वहाँ पर क्लीन चिट नहीं मिली थी किसको मांगनी पड़ी? 5 साल तक आपने किसी भी कोर्ट में जाकर क्यों नहीं खड़े हुए? आपके राहुल गांधी को मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम मुद्दों से भटकाया फैलाने का कुछ भी नहीं। मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। आपको लगता है कि इस वक्त राजीव गांधी के मुद्दे पर किसी तरह की कोई चर्चा भी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस टाइम तो चर्चा विकास से लेके सब कुछ उस पर होनी चाहिए। और लेकिन एक चीज और है, ये राहुल गांधी किस विषय पे कह रहे हैं कि चोर हैं, वो तो माफी मांग लेते हैं, उनके समर्थक बार बार वही चिल्लाया करते हैं। अगर राहुल गांधी पे उनको विश्वास है, इतना भरोसा रखते हैं, तो फिर उनकी बात क्यों नहीं मान लेते कि राहुल गांधी ने माफी मांग ली तो चोर क्यों कहना नहीं बंद कर देते हैं? आलोक जी क्लियर कर दीजिए, ये जो परसेप्शन है, हाँ ये जो परसेप्शन है वो ये जा रहा है जफर इस्लाम साहब, नहीं ये बहुत टेक्निकल मामला है। परसेप्शन ये जा रहा है, ये बैठे हैं यहाँ पर, इनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ। आलोक क्या कह रहे हैं कि भाई चौकीदार चोर है पे राहुल गांधी ने माफी मांगी, जबकि बात ये नहीं है। मैं उत्तर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का चल रहा मैटर, उसमें टिप्पणी करने पर माफी मांगी है राहुल गांधी ने, सच्चाई ये है। टिप्पणी करने पर, सुप्रीम कोर्ट का नाम आने पर माफी मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं अपने बयान चौकीदार चोर है पर कायम हूं, और यही कारण है, यही मेरी ताकत है कि मैं एबीपी न्यूज के मंच से कहता हूं कि चौकीदार चोर है। अपने गलत बयानी के लिए माफी मांगता। अच्छा बस सर, आपके नारे लगा लेने से क्या हो जाएगा? मैं बार बार एक ही सवाल पूछती हूँ, 44 से 440 तो नहीं हो जाएगी सीटें आपकी? जांच क्यों नहीं कराई इन्होंने? हाँ जेपीसी के लिए बार बार हमने मांग की, अगर चौकीदार चोर नहीं है तो 1.5 साल से जांच क्यों नहीं कराई? सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को झूठा एफिडेविट दिया गया कि सीएजी की रिपोर्ट सीएजी में चली गई है, पूरी तरह से झूठा डाटा दिया गया, झूठा एफिडेविट दिया गया, और फिर हम कहते हैं चौकीदार ही चोर है। सर आपको मालूम है कोर्ट फटकार पड़ चुकी है। जफर इस्लाम साहब एक सेकंड, आलोक जी आप जब इस तरीके से वहाँ खड़े होकर सीना तान कर चौकीदार चोर है कहेंगे, तो जफर इस्लाम कहेंगे भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। दोनों सीना तान लीजिए, दोनों मेरे देश के प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगा लीजिए, देश और दुनिया हंस लेगी और आप लोगों का काम हो जाएगा। रूबिका जी बराबरी की तुलना नहीं करो, दोनों चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, दोनों
मेहनत करके वहाँ पर पहुंचे हैं। दोनों की कुर्सी में 4 ही पहिए हैं। दोनों की ताकत हिंदुस्तान में उतनी ही है। यहाँ कभी राजीव करप्शन गांधी नहीं की हुआ है। ताकत बड़ी नहीं थी, करप्शन के बारे में बात नहीं होती है, थे। पूरी दुनिया बात करती थी। दोनों बराबर के पीएम हैं। एक के मामले में जांच हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। दूसरे के केस में जांच नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। चौकीदार ही चोर है। फिर वापस वही बात सुप्रीम कोर्ट। इस्लाम साहब आप मैं ही फिर कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये चलता रहेगा। अरे भाई एक व्यक्ति के ऊपर आपने चार्जेस लगाए, सारे कोर्ट ने उसको बरी किया। और कांग्रेस जो है मेड फॉर ईच अदर है। मोदी जी को जिस दिन दूसरे क्लीन के चिट साथ मिलेगी मैं माफी मांगूंगा सबसे पहले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज करप्शन की बात नहीं होती है। राहुल गांधी ने बोला तो उनको फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, इसके पास कोई प्रूफ मैं नहीं लोगों के बीच में जा रही हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। चौकीदार ही चोर है। मैडम भ्रष्टाचारी नंबर 1 पार्टी इस सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर कोई काम नहीं होंगे और गरीब आदमी बेरोजगार हो गया है। इतना बेरोजगार हो गया है, ये बूझो मत। गरीब आदमी बेरोजगार हो गया है। बेरोजगार हो गए, युवा बेरोजगार हो गए, किसान भूखे मर रहे हैं। मोदी जी ने करा क्या है? आप मैडम बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोलेंगी? अरे आप इकलौती महिला हैं, जब तक नहीं बोलेंगी मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। मोदी जी ये बोलो, क्या करा मोदी जी? कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने, तो कुछ भी नहीं किया है। देश में यात्रा ही की है उन्होंने। तो फिर किसने क्या किया है बता दीजिए। अभी तक तो फिलहाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। मैडम मैं प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान या कांग्रेस को गाली बकने पे वोट मांग रहे हैं या कोई विकास के बारे में बात कर रहे हैं? कोई विकास की बात नहीं। कांग्रेस के नेताओं को गाली बकलो, राहुल गांधी को पप्पू कह लो, अबे कैसे वोट मिलेंगे? लोगों को गुमराह करे जा रहे हैं। कोई रोजगार नहीं। दिल्ली में टैंक रोड पे जाके देखो, लक्ष्मी नगर में जाके सीलिंग दिल्ली में बेवकूफ बना दिया। तालको स्टेडियम में सारे यात्री व्यापारी को बुला के एक बार भी किसी ने, मोदी ने एक बार भी सीलिंग की बात नहीं करी, बस अपनी बात कर रहा है। जाफर इस्लाम साहब देखिए, हाँ। नहीं मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 2013 में किस हालत में थी सरकार। यहाँ पर चरमराती इकोनॉमी थी, हर तरह से बुरा हाल था देश का। पॉलिसी पैरल कोई एक डिसीजन नहीं हो रहा था, हर जगह करप्शन ही करप्शन था। आज वो खत्म होके, करप्शन खत्म होके आज देश में विकास हो रहा है, हर जगह विकास दिख रहा है। जो काम हमने किया है पिछले 5 सालों में, इन्होंने 50 सालों में नहीं किया है। वो काम हम करके दिखा रहे हैं। गरीबों को किसने पेंशन देने का काम किया आप बताइए? किसानों को किसको पेंशन देने का काम किया? किसानों को पेंशन देने का काम किया हमने किया। किसानों को पेंशन देने का काम हमने, गरीबों के लिए पेंशन स्कीम लेकर आए। हमने देश के पिछड़े वर्ग के लिए, हम गरीबों को उत्थान के लिए हमने काम किया। आप बताइए, हर वेलफेयर स्कीम चलाई है और हर वेलफेयर स्कीम आपके घर तक जाता होती थी। 15% देते थे, 85% खा जाते थे। पेंशन भ्रष्टाचारी तो आज हालत यह है कि दोनों की दोनों पेंशन, वृद्धावस्था भी और विधवा पेंशन भी कॉर्पोरेशन की तरफ से आती थी। 12 साल से इनकी कॉर्पोरेशन है, 4 साल से बंद पड़ी है। पूछिए क्यों बंद पड़ी? दूसरा मेरा सवाल इनसे सीलिंग के ऊपर भाई ने पूछा, सीलिंग के लिए हमने अजय माकन जी जो यहाँ से कैंडिडेट है, अजय माकन जी जिस समय पर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में हम एक्ट लेकर आए और सीलिंग को उठाया हमने। इनसे पूछे सीलिंग को उठाने के लिए क्या किया है? तो आलोक जी, अजय माकन जी ने इतने किले बना दिए थे तो शीला दीक्षित को क्यों आना पड़ गया वापस? अजय माकन जी अलग सीट से लड़ रहे हैं, शीला जी अलग सीट से लड़ रहे हैं। दिल्ली को कौन संभाल रहा है? व्यक्ति 4 जगह से चुनाव लड़ सकता है। एंट्री किसकी हुई है? शीला दीक्षित को वापस आकर दिल्ली को क्यों संभालना पड़ गया? 15 साल मुख्यमंत्री रही है, एंट्री का क्या मतलब है इसमें? अच्छा, मुझे केवल ये बताइए 15 साल मुख्यमंत्री रही कि नहीं? वो बिल्कुल रही, प्रदेश अध्यक्ष है, बिल्कुल रही, उनके साझेदारी पे हुई, लेकिन वापस क्यों? माकन जी को हटा के वापस शीला दीक्षित को क्यों आना पड़ गया? प्रदेश अध्यक्ष का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो दूसरा प्रदेश अध्यक्ष आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? शीला दीक्षित को अब लाना पड़ा है वापस से आपको? क्या प्रॉब्लम है इसमें? पार्टी का अंदरूनी मामला है सर। अध्यक्ष की अजय माकन ने टेन्योर बढ़ सकता था, लेकिन आप शीला दीक्षित को वापस लाते हैं। क्या वजह है? क्या वजह है सर? मुझे आपको राजनीति समझानी तो नहीं होगी, आप कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। करप्शन में पैसा बनाया था, 35,000 करोड़ का करप्शन किया है। दिल्ली में भी रहे, केंद्र में भी रहे, 35,000 करोड़ का करप्शन के लिए हटाया गया था। सीलिंग के लिए 5 साल में कौन सा कदम इन्होंने चला? पूछिए इन लोगों ने। बताइए ना सर, जवाब दीजिए ना। वो केजरीवाल जी तो जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि वो तो काम करना चाह रहे हैं, आप लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों
चोर मौसेरे भाई है। केंद्र की सरकार है, आप देखिए एक दूसरे के साथ करना चाहते थे, दिल्ली के अंदर सीलिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया की लालच इन लोगों को कि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, केजरीवाल की धमकी दे रहे हैं व्यापारियों को, चक्कर में टूट गए। लेकिन पूरे अभी बात बताइए, आप दिल्ली के मंच पर हैं, यहाँ की लोकल बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि चुनावों में लोकल मुद्दे कम है और दो बड़े जो नेता हैं, राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, उन दोनों के आपस की बात ज्यादा नैरेटिव और परसेप्शन खड़ा कर रही है? लोकल मुद्दे कहाँ है? मैं आम आदमी से बात कर रही हूँ। मैडम ऐसा है, मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम 20 करोड़ गरीबों को 72,000 रुपए देंगे। आप ये बताइए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 75,000 गरीब हैं इस देश में, और वो सिर्फ 20 करोड़ को देंगे, बाकी 45 करोड़ क्या करेंगे इस देश में? इसका जवाब दीजिए और उनके आंकड़ों के बारे में बताइए कि वो उनके आंकड़े कैसे सही होंगे। मुझे लगता है साथी को पता नहीं है, 107 करोड़ लोग इस टाइम पॉवर्टी लाइन से अबाव हैं। अपने आंकड़ों को दुरुस्त करें, उसके बाद सवाल पूछें। मैं सवाल पूछ रहा हूं सीधा सीधा, जीडीपी 2% गिर गई, नोटबंदी से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, रुपया 57 रुपए से डॉलर की तुलना में 75 पर पहुंच गया। आंकड़े गलत है। गरीबी रेखा से ऊपर लाने वाली कौन सी सरकार थी? मोदी जी के हमारी सरकार गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम झुटला रहे, मत झुटलाइए। मिडिल क्लास मुद्दे की बात यह है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ बीजेपी के आम आदमी का एक सवाल है सर, मैं बहुत जगह जा रही हूँ, उसका एक सवाल है कि ये पैसा आएगा कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ राहुल गांधी कहाँ से लाएंगे? पूरी तरह से चिदम्बरम साहब ने क्लैरिफाई किया है कि जीडीपी कि अंडे देगी। रुकिए ना जफर साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। जफर साहब, मॉनेटरी मामलों में, इकोनॉमिक्स में आप स्ट्रॉन्ग है, एवरीबॉडी नोज। मुर्गी और मुर्गी के अंडों तक ही सर, एक सेकंड तो बताया आपने। मुद्दे की बात यह है, जीडीपी आगे आने वाले समय में जो पैसे अरे मुर्गी के अंडों की बात करने वाले सुनो जरा, इनको नहीं बताएंगे। अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ तो सुन नहीं रहे हो, आप मुर्गी के अंडे की बात करो। रुको जरा, को हम टैक्स लगाएंगे, कोई टैक्स किसी के ऊपर नहीं लगेगा, कोई सब्सिडी का वजन नहीं लगेगा, कोई सब्सिडी का वजन नहीं लगेगा, कोई मिडिल टैक्स पर नहीं लगेगा, लेकिन हम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कोई टैक्स नहीं होगी। यही कहा और किसी देखिए, देश का जीडीपी लगभग 2 लाख करोड़ है, जो लगभग 6% हर साल बढ़ता है। 2,12,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपया होने के बाद पूरी तरह से मैं समझता हूं कि हमारा जो वादा है वो पूरा होगा। और इसकी जो ऊपर मोहर लगाई है वो रघुराम राजन जी, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि लगाया ऐसा संभव है। सवाल पूछने वाले रघुराम राजन जी की बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब जाफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे केवल ये बताइए, आलोक जी आपकी बात सुनी ना, आपकी बात सुनी, अब रुकिए। आपने कहा यहाँ से आएगा, आपने कहा ठीक है सर, सीलिंग, एक सेकंड, सीलिंग आप पहले टैक्स पर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये पैसा देने के लिए, ये नीति लागू करने के लिए? एग्जैक्टली। नाउ लेट मी क्लैरिफाई। बड़े सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ। इन लोगों ने कहा, देखिए इनका कैसा मुखौटा पहने रहते हैं, कभी कहते हैं कि भाई सीलिंग बताओ ना यार, सीलिंग पे उत्तर नहीं दे रहे। बोलने दीजिए आलोक जी, एक सेकंड नहीं, आप कोई टैक्स मारने वाले हैं, आप कोई टैक्स मारने वाले हैं, सुन लीजिए। कहाँ से आएंगे 72,000? देखिए इन्होंने कहा चिदम्बरम बताएंगे। चिदम्बरम ने 2-3 दिन तक तो उन्होंने टाला, इसलिए कि राहुल गांधी ने जो पासा फेंका था चिदम्बरम के समझ में नहीं आया कि आखिर कहाँ से आएगा राहुल, इसलिए कि चिदम्बरम इकोनॉमिस्ट है, उनको समझ में नहीं आया तो बाहर। अरे सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आगे आज की जो इकोनॉमी पिछले 5 साल से जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, कल तक कह रहे थे इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, देश के ऊपर देखिए 5 साल से जो इकोनॉमी बढ़ रही है आगे बढ़ेगी, देश के ऊपर कर्जा बढ़ा है, कर्जा बढ़ा है, आपके नेता है यहाँ पर, रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए जफर साहब, आप क्या कह रहे हैं? अति गरीब परिवार को ये पैसा नहीं जाना चाहिए, इस मन से कह दीजिए। जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो कहा है, मैंने कही ये इनकी मंशा है, इनकी मंशा है कि जो लोग आज जिनको हमने 5 सालों में टैक्स, परिवार में जो महिला है उसके अकाउंट में 72,000 जाएंगे, आपको खुशी होगी? मिडिल क्लास को टैक्स, बोलिए, आपको खुशी होगी? आम आदमी को और गरीबी रेखा के नीचे ले न्याय योजना पर अरे सर, या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, एक सेकंड, न्याय योजना पर फटाफट से मैं ये पहली लाइन पर बात कर ली थी। न्याय योजना सही है गलत? सही है। कैसे मतलब राहुल गांधी जो न्याय योजना लेकर आए हैं, राहुल गांधी की बोल रहे हो?
तो आप ऐसे डिसाइड करेंगे कि मोदी ला रहे हैं कि राहुल गांधी ला रहे हैं? मोदी जी ला रहे हैं, मुझे विश्वास है मोदी जो भी कार्य कर रहे हैं वो देश के हित में सही है। तो अंधभक्ति होगी भाई साहब। नहीं है, ये मेरी भक्ति है, मुझे विश्वास है मुझे मोदी जी पे। और छोड़ के आज दिल्ली में आया हूँ मोदी जी के लिए कैंपेनिंग करने आया हूँ। 15 लाख तो आ गए मोदी जी ने आपके जेब में, तो जाओगे मैं खुद के मैं अपने इंडिविजुअली आया हूँ मैडम, कोई कार्यकर्ता कोई पार्टी नहीं, सिर्फ मोदी जी के लिए आया हूँ। मोदी जी अगर न्याय करेंगे तो वो सही वो सही होगी, वो सही होगी, लेकिन राहुल करेंगे तो शक हो। मेरा सवाल जफर साहब से है, अभी जो इन्होंने उसका बोला करप्शन का, ठीक है जी, भ्रष्टाचार निपटाएंगे। बीजेपी के हाथ में 12 साल से एमसीडी है, एमसीडी का भ्रष्टाचार अभी तक नहीं मिटाया इन्होंने। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने कन्वर्जन चार्ज के नाम पे से सीलिंग रोकने के लिए लिया था। मैडम बिल्कुल, ये वो सुनहरा सपना नहीं दिखा रहे मोदी जी के बारे में, जैसे 15 लाख का दिखाया था। 72,000 बिल्कुल राहुल जी देंगे। ये 70 सालों से गरीबी मिटाई नहीं है, गरीबी पूरी मिटाएंगे कहते कांग्रेस के लोग। कुछ नहीं करेंगे। मीनाक्षी लेखी जी ने 900 करोड़ रुपए हमारे आप पार्टी के थ्रू इन लोगों ने मिलकर उनके साथ में उनको रोक रखा है ताकि एमसीडी के किसी भी अधिकारी को पैसे ना पहुंचे और देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बनाते रहे। जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए ना। और जबकि केजरीवाल इन्हीं का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है केजरीवाल, कांग्रेस का उनको झूठा आश्वासन दे तो दे, इनकी मीनाक्षी लेगी एक बार भी नहीं आई है। 72,000 राहुल जी देंगे, इनके सुनहरे सपने को पूरा करते हैं। और चौकीदार, इनका चौकीदार जो कहता है कि ये देश के लिए काम कर। आलोक जी, आप रह गए? रुकिए सर, अभी तो बहुत सारे लोग रह गए। ये जोश देखा, वो कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस का आदमी, गाल लाल हो गए। सर ये कहते कैसे? मैं इनका उत्तर दे देता हूँ। हाँ। केजरीवाल वहाँ चुनाव लड़ते हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार आनी होती है। गोवा में जाकर चुनाव लड़े। कल आप बताइए हरियाणा में नहीं लड़े क्योंकि हमारी सरकार नहीं आनी। राहुल गांधी का ट्वीट नहीं बोलने देंगे, पोल खुल रही है तो नहीं बोलने देंगे। हिमाचल में नहीं लड़े, यूपी में नहीं लड़े, हरियाणा में नहीं लड़े, चुनाव उत्तराखंड में नहीं लड़े। वो केवल छोटी सी पार्टी है, हरियाणा में तो इसलिए नहीं लड़ पाए, राहुल जी राजी नहीं हुए। मोदी जी के इशारे पर वहाँ चुनाव लड़ते हैं जहाँ कांग्रेस का वोट डिवाइड कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि आप गुजरात चुनाव लड़े हो, मध्य प्रदेश चुनाव लड़े हो, राजस्थान चुनाव लड़े हो, गोवा चुनाव लड़े हो, लेकिन जहाँ हमारी सरकार नहीं आनी होती वहाँ चुनाव नहीं लड़ते। मोदी जी जहाँ कहते हैं चल बात चल देते हैं उठ के चुनाव लड़ने, इसके अलावा कुछ नहीं है। बताइए मैडम। चौकीदार, अरे सर चौकीदार, क्या हो जाएगा? चौकीदार, तो वो नारा लगा देंगे वहाँ से दूसरा। चौकीदार। मैडम, जो न्याय योजना लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने घोषणा की है, मेरे पास एक फार्मूला है कि 6,000 रुपए 5 करोड़ लोगों को हर साल देंगे। ये मैं कहता हूं एक तरीका है हमारे पास। इनके जीजा जी 5 लाख से 500 करोड़ के बन गए, वो फार्मूला से इसको बता दो, गरीबी दूर हो जाएगी। वो 5 लाख से 500 करोड़ के कैसे बन गए? जवाब फार्मूला दीजिए, फार्मूला दीजिए। फार्मूला तो सारे देश को पता है, लेकिन मुझे बता दीजिए अमित शाह, रूबिका जी, अमित शाह का लड़का 50,000 से 80 करोड़, ये कैसा फार्मूला इनके पास? जरा हमें भी बता दो। आप दोनों फार्मूला बता दो आम आदमी को। मुझे केवल ये बता दीजिए, 2013 में 2013 में अरुण जेटली जी और तमाम लोगों ने पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम था दमाद। एक एक करके फार्मूला इम्पोर्टेंट है सर, एक एक सवाल मुझसे मैं पूछ रहा हूँ केवल। यहाँ पर ये साथी बीजेपी के हमारे खड़े हैं, 5 साल पकौड़े तलते हुए इन्होंने सरकार चलाई है। एक फार्मूला बताइए। मैं वापस आ रहा हूँ। एक एफआईआर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ की हो तो जरा बता दीजिए। 1 इंच जमीन का रॉबर्ट वाड्रा जी का म्यूटेशन कैंसिल नहीं कर पाए। एक जांच रिपोर्ट आई थी जस्टिस के हवाले से हरियाणा हाई कोर्ट में, उसके ऊपर बैठ गए पलोती मारकर। क्यों नहीं करते आप लोग? रुबैका जी, अब ये चाहते हैं कि केवल वोट के लिए किसी के ऊपर कोर्ट नहीं बन सकता, कानून अपना काम। हमारी सरकार आएगी, चौकीदार चोर है हो सकता है, लेकिन इनको हवालात के पीछे चौकीदार के अंदर पहली कैबिनेट में जांच हो रही है। बताइए राहुल चौकीदार को जेल में भेजेंगे हम। 2 करोड़ जो 90 करोड़ के प्रॉपर्टी का 9 लाख रुपए बताया। कुछ और लोगों से बात, मैं पीछे आती हूँ। मेरा सवाल
सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा जी से है। आजादी के बाद से ही लगातार गरीबी हटाने का नारा, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम। छोटा सा सवाल है, गरीबी नहीं हटा पाए ना, गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? मेरा ये सवाल है सर, आप भाषण दे रहे हैं, रुकिए एक सेकंड। अरे सवाल क्या? सुनिए इधर देखिए। ये न्याय गरीबी हटाओ का नया नाम है, ये आप हमारे को यहाँ पर बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ ये नारा पहली बार पहली बार नारा 1971 में इंदिरा जी के समय पर दिया गया। उस समय देश की आबादी 57 करोड़ थी और उसके बाद से लेकर आज तक 57 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये मोदी जी के आंकड़े कहते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, नीति आयोग ने गरीबी रेखा क्या तय किया जाए? केवल देखिए, मुझसे सवाल है गरीबी रेखा के नीचे रखने का और 2014 से गरीबी रेखा से बाहर निकलने के बाद आज लोग गरीबी रेखा से मिडिल क्लास बनाया। तो हमारे वाहियात एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि आबादी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, तो फिर तो राहुल गांधी भी गरीबी नहीं हटा पाएंगे। उसके बाद आने वाले उनके क्योंकि अध्यक्ष तो उन्हीं का बेटा बनेगा, वो भी नहीं हटा पाएंगे। 57 करोड़ आबादी 1971 में। रुकिए 1971 के बाद 57 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। सच है कि नहीं? पहली चीज। दूसरा, मुझे केवल ये बता दीजिए, 5 साल हो गए मोदी जी की सरकार को पकौड़े चलते हुए, गरीबी रेखा क्या है? जरा इनसे पूछ के बताइए। जफर इस्लाम, देखिए गरीबी रेखा क्या है, उसके अलावा कोई नहीं सुनूंगा। गरीबी आप लोग 5 साल में गरीबी रेखा तय नहीं कर पाए कि गरीबी रेखा क्या है? 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के केवल गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम हर जितना तेजी से आ रहा है, दुनिया के हर रिपोर्ट बताती है कि गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले जो लोग हैं वो हमारे सरकार में हो रहे हैं। और साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि गरीबी का नारा तो इन्होंने दिया, गरीबी खत्म नहीं की, खत्म किया तो देख लीजिए। आपको बताता हूँ, राहुल गांधी की 9 लाख रुपए जमीन का दिखाते हैं जिसका 90 करोड़ दाम है, और उसको किराए पे देते हैं, रहते खुद है, किराए पे देते हैं। वैसे लोग जो ऑलरेडी करप्शन में, कोर्ट में, कचहरी में और जेल के अंदर उनके घर को लेके उनसे पैसे देते हैं और इस तरह से पैसा बनाते हैं। यही काम किया इन्होंने। गरीबी घटी है, हटी है गरीबी इनके और इनके परिवार वालों की। इस्लाम साहब, ऐसा क्यों आंकड़ों पर आप जलेबी क्यों बनाने लगते हैं? नहीं, मैं गरीबी रेखा का आंकड़े बताने नहीं, मैं तो रोका किसी ने। 12 करोड़ लोग यूपीए 1 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 11-12% देश की जनता, जो 16% देश की जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा संसद 2011 के बाद हुआ नहीं है। 2011 के बाद सेंसस ही नहीं हुआ इनका, तो किसी का सवाल आरोप लगाने के लिए मास्टर है ये। हाँ, कोई सवाल नहीं है। मैडम, मैं बीजेपी वालों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कहते थे कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित भी चोर है, रावत वाड्रा भी चोर है, तो इन्होंने अब तक उनको जेल में क्यों नहीं डाला? जेल में क्यों नहीं डाला सर? जवाब दे लो, सुन लो भाई। अरे भाई 1 मिनट सुन लो, पर्चे दिखाते हो आप, सुन लो, जेल में क्यों नहीं डाला? जवाब दे लो। अरे जवाब लोगे? जेल में सुन लो, राहुल गांधी एक ही परिवार देश में है, एक ही अनोखा परिवार देश में है। सुन लो, अरे भैया सुन लो, एक ही अनोखा परिवार इस देश में है जिसके सारे लोग बेल पे बाहर है। कोर्ट ने बेल दिया है, हवालात के अंदर होने चाहिए, सारे के सारे कोर्ट के बाहर बेल पे। बेल वाला एक ही परिवार है जो बेल पे, सब जेल में जाना चाहिए, चाहे माँ हो, बेटा हो या दामाद बाबू हो, सब बेल पे बाहर है। उनके लिए जेल ही जगह। केजरीवाल भी कहते थे, आप भी कहते थे, बक्सर भाई तो जेल जाने का उनका साधन कर दिया। आप एक ही परिवार के पीछे पड़े हैं, आप इस परिवार की शहादत को जानते हैं? शहादत हुई तो क्या भ्रष्टाचार करेंगे? कैसे? अरे भ्रष्टाचारी को समझते? ये क्या भ्रष्टाचार किसने करा मैडम? जो अगर ऐसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, चलते हैं वो जेल में जाके गलत कारनामे उसको भूल जाइएगा, इसलिए कि वो ये सवाल बढ़िया है ना सर। भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन खुले हैं, जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं आप लोग? देखिए, जेल में क्यों, किसने रोका आपको डालने से? जेल में डालने का काम जो है वो कोर्ट करती है, इतना तो सबको मालूम है। कोर्ट करती है, कोर्ट भी बेल देती है। हमने कोर्ट में सारे दस्तावेज दे दिए हैं, उसकी जांच पड़ताल कोर्ट कर रही है, कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी। लेकिन आपको ये तो मालूम है कि बेल पे लालू यादव भी बेल पे कुछ दिन बाहर रहा था, आखिर लालू यादव को कहा, इन्होंने बचाने की कोशिश की, लालू यादव जेल में है। उसी तरह राहुल भी जेल में जाएगा, राहुल भी जेल में जाएगा,
सतयुग में थे राजा हरिश्चंद्र जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कलयुग में है प्रधानमंत्री नरेंद्र जो कभी सच नहीं बोलते। राहुल गांधी है जो झूठ ही बोलता रहता है, हमेशा आता है कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ राहुल गांधी के लिए भी बेतहाशा प्रेम, नरेंद्र मोदी के लिए भी बेतहाशा भक्ति साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये भक्ति, ये शक्ति, ये मोहब्बत जो है ये वोटों में ही नजर आएगा। और 23 मई को आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर सबसे तेज और सबसे जल्दी अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो एबीपी न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।